नेपाल नेपाल की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि नेपाल की टेरिटरी जिस पर चीन ने आधिपत्य बनाया है और चीन ने उनके कुछ और बॉर्डर के पिलर्स को खड़कर फेंक दिए हैं। कैसे नेपाल, जो कि भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट हम कहते हैं कि जिस देश के सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसी दूसरे देश के पास हो, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसी दूसरे देश के पास हो, तो वो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ, जैसे तिब्बत हमारा एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। भारत की तिब्बत के साथ ट्रीटियों के अनुसार तिब्बत के एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भारत सरकार की थी, जो नेहरू जी नहीं निभा पाए। फिर श्रीलंका की जिम्मेवारी प्रोटेक्टोरेट स्टेट हमारा कभी हुआ करता था, नेपाल कभी होता था, भूटान आज भी प्रोटेक्टोरेट स्टेट भारत का है, और कभी सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेट भारत का हुआ करता था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट से मतलब है कि जिसका प्रोटेक्शन भारत सरकार करेगी। अब तिब्बत जब जब हमने भूटान का देखा तो भूटान में डोकलाम अभी पिछले ही साल हुआ, या साल भर से ज़्यादा समय हो गया। डोकलाम में चाइनीज़ सेनाओं ने पहले प्रयास किया कि वो किसी तरह से उस क्षेत्र को, भूटान के क्षेत्र को कब्जा कर ले। इससे पहले वो 1972-73 में एक प्रयास कर चुके थे सिक्किम की टेरिटरी को कब्जा करने के लिए। तब सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, और ऐसा प्रयास करने के बाद सिक्किम की जो वहाँ की विधानसभा थी, उसने ये निर्णय लिया कि वो भारत के साथ अधिमिलन कर लेंगे, और भारत के साथ अधिमिलन करने से ही उनका बचाव है, अदरवाइज चीन उनको खा जाएगा। तो सिक्किम ने एक अच्छा निर्णय ले लिया और वो भारत के साथ आ गया, और भारत में उसने अपनी टेरिटरी का अधिमिलन करवा दिया। परिणाम ये निकला कि सिक्किम सुरक्षित हो गया। फिर उन्होंने प्रयास किया डोकलाम करने का, और डोकलाम में या भारत के अरुणाचल में 1960, 1959 या 19 उस समय का वार 1962 का हमको याद होगा कि उस वॉर में हमने बहुत सारी टेरिटरी, शक्शगाम वैली हमने उनके हाथों खो दी थी। हमने शिनजियांग का क्षेत्र उनके हाथों खो दिया था। कारण था कि उस समय नेहरू सरकार तैयार नहीं थी और दिमाग इतने ठीक नहीं थे कि चीन को समझ पाते। अपने आप को इंटरनेशनल लीडर कहने वाले नेहरू जी के पास दूरदृष्टिता तो दूर की बात है, नज़दीक की दृष्टि भी शायद उस समय नहीं रही होगी। अब सवाल आता है कि भूटान को तो भारत ने बचा लिया, अरुणाचल भारत का हिस्सा है। जिस समय भूटान के साथ ऐसा हुआ, उसी समय आपको याद है कि पिछले साल गलवान कर दिया। गलवान करके भारत को पूर्ण रूप से प्रेशर में लेने का प्रयास किया गया, और जब भारत दबाव में नहीं आया, चाहे वो डोकलाम का मैटर हो, वहाँ पर भी दबाव में नहीं आया। भूटान के लिए, डोकलाम भारत के लिए नहीं लड़ा हमने, डोकलाम तो हमने भूटान के लिए लड़ा, क्योंकि भूटान एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट भारत का है, आज भी है। और तिब्बत प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, हमने वो नहीं निभाया। नतीजा निकला कि तिब्बत को चीन खा गया पूरा का पूरा। और इधर जिस समय गलवान हुआ तो भारत के सामने सीधा उसने किया, और भारत ने सीधी जंग लड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे जवान हमने अपने शहीद भी करवाए, और उनके बहुत सारे जवानों को मौत के घाट उतारा भी। चाइना ने वहाँ से डिस्कलेशन किया, चाइना ने वो टेरिटरी छोड़ दी। मुझे लगता है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, अब वो नेपाल की तरफ शिफ्ट हो गई। भारत की तरफ भी उनकी शिफ्टिंग थी ही। क्यों? क्योंकि भारत की जैसा चीन का स्वभाव बन गया है कि देशों की इंटरनल पॉलिटिकल पार्टियों को, इंटरनल पॉलिटिक्स को पैसा देना और उनकी मदद करना, उनको इंटरनल युद्ध में फंसाना, और इतनी मदद करना कि भविष्य में वो इतने इंडेटेड हो जाएं कि उनके माध्यम से देश के हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो भारत और चीन के बीच का एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, या एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो 1962 में बनी, वहाँ से भी, या मैं 1935 से पहले के एग्रीमेंट की बात करूँ कि जो कि उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार का संयुक्त युद्ध हुआ था चीन और तिब्बत की सेनाओं के साथ, वहाँ पर हमने एक बाउंड्री बनाई थी। वो बाउंड्री उस समझौते के बाद अगर हम कहें तो वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर चीन अंदर घुस चुका था 2014 तक।
भारत सरकार इस बार इसलिए अड़ी रही, उसने कहा कि अगर कोई सिचुएशन बनेगी तो प्री 1962 पर जाइए। प्री 1962 पर जहां पर बॉर्डर हुआ करता था या LAC आपने बनाई थी, उसके उधर आपको जाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि वाकई में आपने कोई टेरिटरी घेर कर नहीं रखी है। बहुत लंबे समय तक वो रहा। धीरे से चीन ने अपने कदम पीछे हटाए। भारत को एंगेज करने के बाद उसने नेपाल में भी, जैसे भारत में भी कांग्रेस को, आपको याद होगा कांग्रेस का और CPC के साथ एग्रीमेंट हुआ था और राजीव गांधी फाउंडेशन को लाखों रुपया, लाखों डॉलर डोनेट किया गया था चीन सरकार के द्वारा। और CPC कांग्रेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं बनता, लेकिन बना था। इस तरह कम्युनिस्ट पार्टियों को पहले उन्होंने भारत में तैयार किया और कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार, आपको याद होगा 1962 के युद्ध में भी, जिस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारत में हड़ताल कर दी थी। ये जो आज के कम्युनिस्ट अपने आप को, ये बहुत सारे पॉलिट ब्यूरो खोले बैठे, कोई CPI, कोई CPIM, कोई CPIL, PTT, 10-12 है। और एक इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उद्देश्य सत्ता हासिल करना और हड़प नीति है, इसलिए एक साथ मिलकर लड़ ही नहीं सकते। तो वो कम्युनिस्ट पार्टियां टूटती चली गई, आज 12-13 हो गई। उन्होंने उस समय हड़ताल कर दिया था जब हमारा युद्ध चल रहा था और कहा था चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हम देश में चक्का जाम कर देंगे। रेलवे का चक्का जाम तक कर दिया था युद्ध काल में। वो कम्युनिस्ट पार्टियां जो 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 संभव है कि चीन की फंडिंग से जिंदा हों। भारत में आज भी बहुत सारे लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग चीन की फंडिंग से जीवित हैं और भारत में जितना डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में करते हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करते हो, या फिर वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में करते हो, वो लगातार डैमेज करने का प्रयास भारत से करते हैं। सौभाग्य हमारा था कि 2014 के बाद सरकार बदली और उसने FCRA कानूनों में संशोधन किया, देश के अंदर चेकआउट करना शुरू किया है, FATF के साथ एग्रीमेंट किया और देश के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनको समेटने का प्रयास किया, आर्टिकल 370 रिमूव किया और बहुत सारे ऐसे विषय जो भारत को खोखला कर रहे थे, जनता को जिससे बहुत सरोकार नहीं होता, उन पर उन्होंने जड़ पर वार करना शुरू किया। भारत कुछ हद तक थमा दिखाई दिया, हालांकि वो कम्युनिस्टों के सपोर्ट से कभी शाहीन बाग होता है, कभी CA प्रोटेस्ट होता है, तो कभी किसान मूवमेंट होता है, ये चल ही रहा है। लेकिन बस इतना सा हो गया कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो उनकी फंडिंग से मेन स्ट्रीम पार्टियां, वो सत्ता से बाहर रहीं, इसलिए सत्ता में उनका इंटरवेंशन नहीं हो पाया। लेकिन नेपाल की जो KP शर्मा ओली की सरकार बनी आज से लगभग 3.25 साल पहले, तो KP शर्मा ओली की जो सरकार बनी, उसका इंक्लिनेशन लगातार चीन की तरफ दिखा। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो वहां पर ग्रो हुई, वो सब उनकी तरफ दिखा, क्योंकि वहां जो मूवमेंट चलाया गया था राजशाही समाप्त करने का, उसका ग्राउंड ये था कि राजा भारत की तरफ इंक्लाइंड है और राजा कभी भारत के साथ विलय कर देगा। और ये तो सही बात भी है कि नेपाल के राजा ने आज़ादी के समय ये प्रपोज किया था कि वो भारत के साथ आंदोलन करना चाहता था, लेकिन नेहरू जी उस समय पता नहीं कौन से मूड के थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको हम बीच में ही रखना चाहते हैं। ऐसे ही को तिब्बत के साथ भी हुआ था, उन्होंने कहा हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। नतीजा गंभीर हमने तिब्बत के मामले में भुगता और अब नेपाल के मामले में भी वो नतीजे हम भुगत ही रहे हैं। हालांकि राजा भारत की तरफ इंक्लाइन था क्योंकि उसके शादी विवाह भारत के साथ हैं, वो हिंदूवादी राजा था, राजा के वंशज भी हिंदूवादी थे, या जो भी राजा बना वो हिंदूवादी थे। तो कम्युनिस्टों ने वहां जो मूवमेंट शुरू किया डेमोक्रेसी के लिए और राजशाही के खिलाफ, वो ये ग्राउंड ही ये बना कि नेपाल की बहुत सारी भूमि भारत के कब्जे में इस राजा की वजह से चली गई। जैसे वो प्रचंड क्लेम करता था अपने समय पर, जब वो चरम पर था और मूवमेंट चला रहा था प्रचंड राजा के खिलाफ, तो वो क्लेम करता था आप रामायण उठाकर देख लो, रामायण उठाकर देख लो तो सरयू के उस तरफ अयोध्या और सरयू के इस तरफ मिथिला है, और मिथिला तो नेपाल का हिस्सा है, इसलिए भारत नेपाल की बाउंड्री सरयू तक लगती है, यानी कि गोरखपुर और ये पूरा क्षेत्र वो नेपाल के पास है और नेपाल का है, और जो भारत ने कब्जा करके रखा है। ये भारत में नेपाल के अंदर एक एंटी इंडियन लॉबी तैयार हुई और उसने भड़काकर राजा को कल्प्रिट बनाया और राजा की सरकार गिरा दी। सरकार गिर गई, नई सरकारें बननी शुरू हो गई। कुछ दिन तो कांग्रेस और ये वो कोइराला और ये चला, बाद में कम्युनिस्ट पार्टियों ने कब्जा कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने जब नेपाल में कब्जा किया तो कम्युनिस्ट पार्टियों
ने अपने प्रेसिडेंट कभी दहल प्रेसिडेंट बने, तो कभी प्रचंड प्रेसिडेंट बने, तो कभी अभी केपी शर्मा ओली आ गए। कुल मिलाकर कम्युनिस्टों की उस सत्ता के चक्कर में कई एक फैक्टर नेपाल में हो गए और वो लगभग सारे फैक्टर चीन फंडेड थे। यही नतीजा, यही इसी कारण से नेपाल किसी न किसी तरह से भारत जिसका प्रोटेक्टरेट स्टेट था, प्रोटेक्टरेट स्टेट में एविडेंस के साथ आपको इसलिए कह सकता हूं क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख को आज भी भारत में ऑर्डर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और भारत के सेना प्रमुख को वहां पर दिया जाता है और हम उसको सर्वोच्च पुरस्कार देते हैं और उसको मित्र मानते हुए नेपाल के जो सेना प्रमुख है उसको हम भारतीय सेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल का सेना प्रमुख माना जाता है। रियलिटी में तो नहीं होता लेकिन वो ऑनरेबल होता है, ऑनरेरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टरेट स्टेट है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी हमारी बनती है। कम्युनिस्टों के आने के बाद नेपाल में एंटी हिंदू फोबिया या एंटी हिंदू मूवमेंट चला, कम्युनिस्ट मूवमेंट चले और हिंदू को कैसे वहाँ पर डिग्रेड किया जाए और हिंदुओं को कैसे वहाँ नया रास्ता दिखाया जाए और कैसे उसको डिफेम किया जाए। जो इधर चला वो वहाँ पर भी चला। कम्युनिस्ट प्रभावित थे चाइना से, इसलिए चाइना ने भारत के खेमे से काटते हुए नेपाल को अपने खेमे में ले गया। क्योंकि जब तक नेपाल बीच में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल बीच में है, चीन उस रास्ते का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। इसलिए नेपाल को हड़पना अति आवश्यक है अगर उसको भारत की तरफ देखना है तो। इसलिए नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को जो उसने पाल पोस कर बड़ा किया और वहाँ राज सत्ता गिरवाने के बाद कम्युनिस्टों के द्वारा कब्जा करवाया गया और कब्जा करवाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण की गई। भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट नेपाल केवल कागजों पर रह गया। प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट शासन के दौरान पिछले 3.25 वर्ष में या उससे ज़्यादा समय में, जब पिछली 2004 से 2014 की भारत में सरकार थी, उससे वो दूर जाता चला गया और नतीजा निकला कि समस्याएं भारत के लिए होती खड़ी हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने बहुत सारे प्रयास किया कि कम्युनिस्टों के साथ किसी तरह से हाथ मिलाया जाए, लेकिन कम्युनिस्ट चूंकि चाइना के प्रभाव में पूर्ण रूप से जा चुके थे, इसलिए ये अच्छे से नहीं हो पाया। वो केवल ऑन पेपर्स रिलेशन हमारे नेपाल के रह गए, वो चाइना के खेमे में चले गए। चाइना के खेमे में जाने के बाद ही जो हमारा ये लिपुलेख मार्ग जाता है मानसरोवर के लिए, अब चूंकि कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र वो हमारी चुशूल की ट्रीटी के अनुसार कैलाश मानसरोवर में उस तरफ चाइना है और इस तरफ हम, चाइना से मतलब उस तरफ तिब्बत और इस तरफ हम, ये ओरिजिनल ट्रीटी है जो जम्मू कश्मीर के राजा के साथ हुई। और यहाँ से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा शुरू होती है वो लिपुलेख मार्ग से शुरू होती है, ग्वालियर लिपुलेख मार्ग से नेपाल और नेपाल के बॉर्डर से सटते हुए हम तिब्बत में घुसते हैं। नेपाल ने लिपुलेख मार्ग पर अपना कब्जा दिखा दिया। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में होगी। क्यों? क्योंकि वहां से हम किसी तरह से कैलाश मानसरोवर में एंट्री मारते हैं, तो जब तक नेपाल अगर उस क्षेत्र में डिस्प्यूट पैदा कर दे तो चीन सेफ साइट हो जाएगा। चीन के प्रभाव में केपी शर्मा ओली ने अपने यहाँ का नक्शा चेंज करते हुए उसको पब्लिश कर दिया। हालांकि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। भारत ने भी उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सदियों से जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ही बॉर्डर रहेगा। लेकिन चीन के प्रभाव में केपी शर्मा ओली करते क्या? नतीजा निकला कि केपी शर्मा ओली वो नक्शा पास करवाने में सफल हो गए। भारत शांति से बैठा इसलिए रहा क्योंकि भारत को नेपाल चाहिए। नेपाल भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट है, उसका प्रोटेक्शन करना मेरा काम है और हमको मालूम है कि वो भटक चुका है और वो चीन के खेमे में जा चुका है। केपी शर्मा ओली ने वहाँ से फंडिंग लेनी शुरू की, एयरलाइंस चलानी शुरू की और बहुत कुछ उस पर मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूं। लेकिन अभी जो कुछ समय से चल रहा है, मैं इस बात को लेकर इस बात पर भी आना चाहता हूं कि वहां की सरकार क्यों गिरी। अभी सरकार गिरने के बाद क्या हो रहा है? नेपाल और चीन का 1960 में एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत 1961 में एक बॉर्डर बनाया गया। उस 1961 का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में 76 पिलर्स, परमानेंट पिलर खींचे गए नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, और वो पिलर बाकायदा कंक्रीट के लगा दिए गए। नेपाल जब कम्युनिस्टों के शासन में आ गया, केपी शर्मा ओली के ऑफिस में एक चाइनीज राजदूत लगातार उनके घर बिस्तर से लेकर
और घर तक उनके साथ देखी गई और बहुत कुछ हुआ, तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि केपी शर्मा ओली हनी ट्रैप का पार्ट हो चुके हैं। एक साल पहले मैं बात कहूं कि सितंबर 2020 की, सितंबर 2020 में चाइना ने नेपाल की टेरिटरी के 11 बिल्डिंगें बना दी। जो हुमला डिस्ट्रिक्ट है उनका, नेपाल के बॉर्डर पर हुमला डिस्ट्रिक्ट में 11 बिल्डिंगें बना दी। उन बिल्डिंगों पर सबसे पहले ये किया गया था कि वहाँ के पहले पिलर उखाड़कर फेंक दिए गए। पिलर फेंके गए, कुछ दिन लोगों ने हंगामा मचाया, लेकिन उसके बाद सरकार एक्टिव नहीं हुई क्योंकि केपी शर्मा ओली की सरकार थी जो फंडेड है चीन से। तो चीन ने अपनी वहाँ बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी। वहाँ के लोग अंदर चिल्लाते रहे, लेकिन केपी शर्मा ओली बिल्डिंगें बनते देखते रहे। बिल्डिंगें बनने के बाद हुमला डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी टेरिटरी चीन के कब्जे में चली गई। ये भी आपको पता ही होगा कि चीन ने नेपाल की जो उनका ऑफिशियल नक्शा है उसके कम से कम 20 गांव अपने यहाँ दिखाने शुरू कर दिए और उन पर कब्जा भी कर लिया, अपनी फौजें भी बिठा दी। फिर भी नेपाल ने कोई बात नहीं कही। अभी इसी महीने एक और नया हंगामा वहाँ पर शुरू हुआ, और वो हंगामा ये शुरू हुआ कि नेपाल के एक और डिस्ट्रिक्ट दौलखा में कुछ पिलर्स फिर से उखड़े पाए गए, और पिलर उखाड़ने के बाद वो वहाँ पर चीन ने क्लेम कर दिया कि ये तो हमारा है। नेपाल के जो और भाई सरकार के अलावा भी कुछ एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों ने वहाँ पर पिलर लगाने का प्रयास किया, तो नेपाल ने चीन ने उस पर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। और चीन ने डिस्प्यूट खड़ा करते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि ये पिलर्स यहाँ पर थे ही नहीं कभी, जहाँ पर तुम लगाने का प्रयास कर रहे हो ये टेरिटरी तो हमारी है। अब वो टेरिटरी हमारी है, देश में हंगामा होना स्वाभाविक था। और ये सब कुछ जो हुआ, पहले तो केपी शर्मा ओली फुल फ्लैश प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय हुआ। उसके बाद दिसंबर में केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच में जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े की वजह से केपी शर्मा ओली माइनॉरिटी में चले गए, और नेपाल की दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां भी केपी शर्मा ओली के ऊपर इस बात का दबाव बनाने लगी कि भारत के संबंध खराब क्यों करना, चीन के साथ संबंध अच्छे बनाना ठीक है, लेकिन भारत के साथ संबंध खराब करना। और उनके पीछे का मुख्य जो कारण था वो नेपाल का नक्शा चेंज करना, और नेपाल का नक्शा चेंज करके और लिपुलेख मार्ग का जो उधर का एरिया है वो नेपाल में दिखाना। इन बात को लेकर नेपाल के अंदर लेजिस्लेटर्स में बहुत सारे असंतोष थे। कुछ लोगों ने वहाँ स्टेटमेंट भी इस बात के दिए कि भारत के साथ संबंध खराब करना नेपाल के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा और नेपाल इसके लिए पछताएगा। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात हो तो कोई भी लीडर उस समय टिक नहीं पाता। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो लीडर ऑफ इन पोजीशन एंड अपोजिशन दोनों ही थे, भले ही कम्युनिस्ट लीडर जरूर थे, लेकिन उनकी सिंपैथी भारत के साथ थी, क्योंकि नेपाल की 50% इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। नेपाल के लोग इस समय बहुत परेशान इसलिए हैं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और भारत से नेपाल उनको जाना पड़ा, उनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। अब नेपाल कर्जे में इतना चीन का दबा हुआ है कि अगर चीन से वो कर्जा न ले तो फिर वो अपने यहाँ लोगों को भोजन नहीं करवा सकता। अब केपी शर्मा ओली की समस्या यह है कि वो भोजन की व्यवस्था चीन से लेकर करें या फिर चीन से लड़ें। भारत के साथ संबंध पहले से ही उनके इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, हालांकि ऑन पेपर्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके लिए उनके पास भारत के लिए कुछ अच्छे काम नहीं है। ये 76 पिलर्स का मामला जब इन दौकला डिस्ट्रिक्ट में आया तो अभी उसका हंगामा हुआ। यूरोपियन यूनियन रिपोर्टर्स ने चाइना नेपाल बॉर्डर की हिस्टोरिकली ब्लंडर शो किया, और इस बात को नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंफर्म किया कि भाई वहाँ पर ये जो पिलर्स हैं वो जा चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि हुमा डिस्ट्रिक्ट के पिलर भी ऐसे ही हटाए गए थे, और फिर उसके बाद 11 बड़ी बिल्डिंगें उन गाँव में, जो गाँव उस बॉर्डर में पहले नेपाल के पास हुआ करते थे, उन गाँव में चीन ने बना लिया था। केपी शर्मा ओली की फुल फ्लैश सरकार थी। इस बार 20 दिसंबर को ये सारे डिस्प्यूट के बीच सरकार माइनॉरिटी में आ गई। सरकार के माइनॉरिटी में जाने के बाद विद्या देवी भंडारी ने उनको चांस दिया, अपोजिशन को भी चांस दिया, प्रोविजन को भी चांस दिया कि भाई सरकार बना लो। लेकिन केपी शर्मा ओली अपनी सरकार का मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए। नतीजा निकला कि केपी शर्मा ओली की 10 मई को सरकार गिर गई। उसके बाद 13 मई को फिर से नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, केपी शर्मा ओली के पास सबसे ज़्यादा सांसद होने के नाते, केपी शर्मा ओली को पुनः शपथ दिलवा दी गई थी, और शपथ दिलवाने के बाद उनको 1 महीने के अंदर मेजॉरिटी प्रूफ करने की बात कही गई थी। 10 मई का प्रकरण है, 13 मई का प्रकरण है, और तब से लेकर अभी तक
मैं 10 दिन की बात करूं, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई। अपोजिशन पार्टियां विद्या देवी भंडारी के खिलाफ इम्पीचमेंट की व्यवस्था करने लगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी उस समय प्रूफ नहीं कर पाया, उसको पुनः प्राइम मिनिस्टर बनाना क्या तुक बनता है, या तो इलेक्शन में जाती या फिर अपोजिशन के किसी व्यक्ति को मौका देती और अपोजिशन अपनी मेजोरिटी प्रूफ करता। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया, सरकार गिर गई, उसी को पुनः प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो इस बात को लेकर पार्टियां इम्पीचमेंट लाने की व्यवस्था सोचने लगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दिसंबर में जब वो माइनॉरिटी में जा चुके थे तो मई तक जो सरकार चली, आखिर केपी शर्मा ओली को ही प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना। केपी शर्मा ओली, मुझे लगता है कि चाइना के प्रभाव में विद्या देवी भंडारी भी आ गई, और चाइना के प्रभाव में आते हुए केपी शर्मा ओली के रहते हुए ही चीन टेरिटरी को घेर सकता था या उस पर कब्जा कर सकता था, इसलिए केपी शर्मा ओली को कुछ समय और कंटिन्यू किया गया। बाद में ये जो दौकला डिस्ट्रिक्ट के वो पिलर्स हटा दिए गए। अब जब वो पिलर हट गए हैं और सरकार चुनाव में जा रही है, तो अगले 6 महीने में चुनाव का प्रकरण आएगा। सरकार कोई भी ऐसी एक्टिव नहीं हो चीन से लड़ने के लिए सक्षम हो या चीन के साथ कोई वार्ता भी कर सके। और इतने बीच में चीन ने चूंकि अभी से क्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स जहां तुम दोबारा लगाना चाहते हो वो स्थान ठीक नहीं है, वो स्थान मेरा है, वहां पर आप पिलर नहीं लगा सकते, जैसा कि उन्होंने हुमा डिस्ट्रिक्ट में किया था और बाद में उसको कब्जा किया था। वो केपी शर्मा ओली के रहते ही संभव था। इसीलिए केपी शर्मा ओली को पुनः शपथ दिलवाई गई, और जब उनका काम पूरा हो गया तो पूरा होते ही अपोजिशन ये सोचता ही रहा कि विद्या देवी भंडारी के खिलाफ इंपीचमेंट लाना है, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। कल ऐसा इंपीचमेंट का दिन में प्रोसेस चला, बैठकें अपोजिशन की शुरू हुई, और विद्या देवी भंडारी ने मिड राइट को सरकार गिरा दी, और सरकार भंग करते हुए ये घोषणा कर दी कि अगले 6 महीने के अंदर उसमें चुनाव होना। तो आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेपाल के ऊपर किस प्रकार हावी है, और नेपाल किस प्रकार चीन के खेमे में जाने के बाद, भारत से दूरियां बनाने के बाद, नेपाल अब चीन हड़पने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर नेपाल में कम्युनिस्टों को साइड नहीं किया गया और वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टियों को सामने नहीं लाया गया, चाहे वो नेपाली कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो नेशनल समाजवादी पार्टी वहाँ की हो, अगर इनको सामने नहीं लाया गया और वहाँ उसको रीस्टैब्लिश नहीं किया गया, कम्युनिस्टों को साइड न किया गया नेपाल की जनता के द्वारा अगले चुनाव में, तो फिर ये संभव है कि नेपाल की बहुत बड़ी टेरिटरी चीन कब्जे में कर ले। और भारत का चूंकि प्रोटेक्टरेट स्टेट का दर्जा जरूर है, लेकिन वो नेपाल की सरकारें भारत की मदद लेना नहीं चाहती, या नेपाल की सरकारें चीन की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो ये संभव है कि नेपाल बहुत जल्दी चीन का हिस्सा बन जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। मुझे लगता है कि इस समय नेपाल बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और नेपाल की जनता को ये विचार करना होगा कि नेपाल को कैसे बचाना है। इसके साथ ही नेपाल के लिए मेरी सिंपैथी है और उनके लिए शुभकामनाएं इस बात के लिए कि वो अपना नई सरकार चुनेगी। लेकिन मेरी सलाह, मैं सलाह देने के विदेशी देशों को सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मेरी अपनी इच्छाएं हैं जिनको मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।